जी को रॉबर्ट हुक के बारे में। इसके अलावा ये जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वान लियोन ने 1735 में जो है वो नॉमेनक्लेचर दिया था लीनियस ने, जिसकी बेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम थे वो रखे गए थे। ठीक है, उसमें जीनस थी, स्पीशीज थी। इसके अलावा 1798 में क्या हुआ था, वैक्सीन, पहली जो वैक्सीन थी वो 1798 में जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने जो है वो की थी, इंट्रोड्यूस की थी। फिर 1857 में जो है वो पास्चर फर्मेंटेशन हुई, यानी कि पास्चराइजेशन का दौर आ गया। फिर 1876 में जो कॉश था उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, यानी कि शुरू में तो पता ही नहीं होता था ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिजीज़ किस तरह से कॉज होती है। तो ये सारी माइक्रोबायोलॉजी की आप समझ लें कि ये टाइमलाइन है जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद रखी गई। ठीक है, जो जब इसने माइक्रोस्कोप बनाई थी तो उस वक्त उसने बेसिकली देखा कि एनिमल क्यूल्स उसको नज़र आए कि ये कुछ एनिमल क्यूल्स है इसके अंदर। फिर उसके बाद पूरी एक सदी के बाद, 100 ईयर्स के बाद जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया। पहले पता ही नहीं था कि क्या होते हैं एनिमल क्यूज और डिजीज किस तरह से कॉज होती है। आपको याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक 9th 10th क्लास में पढ़ते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। सुन रहे हैं, सो रहे हैं? सुन रहे हैं? समझ आ रही है? यस मैम। मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही? जी फास्ट तो नहीं बोल रही? नो मैम। फास्ट बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, नो मैम। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैट्रिक लेवल पे जाएं तो हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन कौन सी वाली थी? जब वो कहते कि जो लिविंग मैटर है वो नॉन लिविंग मैटर से भी बन सकते हैं, है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी कि फिर बाद में बायोजेनेसिस की थ्योरी आई थी कि नहीं, सिर्फ लाइफ ही लाइफ को क्रिएट कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता 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 साइंस ने तरक्की की और फाइनली हमें पता लगा कि जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस है बेसिकली, वो ह्यूमन बॉडी में डिजीज को कॉज करते हैं। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फाइनली जब प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गई माइक्रोबायोलॉजी, तो गोल्डन एज जिसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी की, वो कहाँ से है? 1857 से लेकर 1914 तक, जब पैस्चर का काम जो है वो स्टार्ट हुआ। बिगनिंग विद पैस्चर्स वर्क, डिस्कवरीज इंक्लूडेड द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड डिजीज। ठीक है, फाइनल पैस्चर जो है उसने माइक्रोब्स और डिजीज के दरमियान में रिलेशनशिप बताया था कि जो भी हमारी बीमारियां हैं उसकी वजह माइक्रोब्स हैं। इम्यूनिटी एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स थे पैस्चर के, उससे बेसिकली ये गोल्डन एज स्टार्ट हुई, जब प्रॉपरली स्टैब्लिश होना शुरू हो गई माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड। अच्छा, पैस्चराइजेशन, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी पैस्चर ने ही डिस्कवर किया था। पैस्चर शोड दैट माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, जो फर्मेंट, जैसे हम लोग ज़ाहिर ज़माने कदीम से दही वगैरह जमाने का काम और ये सब तो होता था, लेकिन इनको पता नहीं था कि होता कैसे। तो फाइनली पैस्चर ने डिस्कवर किया कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो अल्कोहल बनती है वो किस वजह से बनती है, उसमें भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं। सही है, फर्मेंटेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल टू मेक बियर एंड वाइन। उस वक्त भी लोग बियर और वाइन बनाते थे, तरीका उनको पता था, लेकिन उसके पीछे कॉज क्या है, किस तरह से होती है, क्या उसके पीछे केमिकल मैकेनिज्म्स हैं, वो किसी को भी नहीं पता था। ठीक है, तो वो पैस्चर ने उसकी बुनियाद रखी फर्मेंटेशन की कि किस तरह से होती है फर्मेंटेशन, इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व है बेसिकली। माइक्रोबियल ग्रोथ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, जो हमारी जो खाना वगैरह ख़राब हो जाता है, या इवन फ्रिज में भी आप देखो तो बहुत सारे दिन रखो तो वो ख़राब हो जाता है खाना। ठीक है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके पीछे पैस्चर ने बताया कि ये सब माइक्रोब्स की वजह से होता है। बैक्टीरिया दैट यूज अल्कोहल एंड प्रोड्यूस एसिटिक एसिड स्पॉइल वाइन बाय टर्निंग इनटू विनेगर। ये सब कुछ उसने बताया, पैस्चर ने बताया कि जितने भी आपके ये डिजीजेस वगैरह कॉज हो रही हैं, सब कुछ है इसके पीछे बेसिकली माइक्रोब्स हैं। इसके बाद वही पैस्चराइजेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि उसने बताया कि अब इससे इनसे बचना किस तरह से है। उसने पैस्चराइजेशन का प्रोसेस बताया कि थोड़ी टाइम के लिए अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो ख़त्म कर देगी इसका असर। ठीक है, माइक्रोब्स को किल कर देगी। तो ये किस्म की आप समझ लो कि ट्रीटमेंट वाली उसमें आ जाता है कि उसने ट्रीटमेंट भी बताया कि आप किस तरह से माइक्रोब से बच सकते हैं। फिर उसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ डेवलप हो गई फाइनली। फिर ये इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, जो भी आपकी डिजीज़ है उसके पीछे किसी ना किसी माइक्रोब का हाथ होता है। ठीक है, आप जब भी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को स्टडी करेंगे तो एंड में जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो कोई माइक्रोब ही निकलेगा। और ये किसने कहा था? जोसेफ लिस्टर ने जो है उस वक्त पैस्चर्स की वर्क को यूज़ करते हुए उसने भी उसको बैक किया, जोसेफ लिस्टर ने। और रॉबर्ट कॉश जो है वो फाइनली उसने ये प्रूव किया
कि जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली कॉज करता है। एंथ्रेक्स की डिजीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन थी रॉबर्ट कॉश के ज़माने में। ठीक है, तो फाइनली उसने ये साबित किया कि हाँ, जो बाकी जितना भी वर्क चलता था पैस्चर का और ये जोसेफ लिस्टर का, उन्होंने फाइनली जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ ने ये प्रूव किया कि वाकई माइक्रोब्स जो हैं वो वजह हैं डिजीज़ की। जब भी आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़